Good morning, student. My name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about various transactions with the bank and business and how to record these transactions in the book of the businessman. Being a student of commerce and accountancy, you are to consider yourself as an accountant of a business organization. So you have to record each and every transaction in a systematic and scientific manner with some supportive documents. And most of the transactions of a businessman is with bank. तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ना हमारा रोल ऑफ बैंक क्या है और बिजनेस के लिए बैंक कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जो बैंक की जो फैसिलिटीज हैं बैंक द्वारा बिजनेसमैन को दी जाती है उसको डिस्कस किया। अब मैं आपको इस वीडियो में जो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शन किए उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक इज डीलर ऑफ मनी, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पर्सन्स हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो बैंक दोनों की समस्या का समाधान करता है। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनको टेंशन है कि कहीं मेरी चोरी नहीं हो जाए, उनको वो बैंक में जमा कराने का, अकाउंट खोलने का, जमा कराने की फैसिलिटी देता है। तो दूसरी तरफ जिन लोगों को बिजनेस करना है, कार खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदना है और बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता है, बिजनेस करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो बैंक उन्हें डिफरेंट टाइप्स के लोन देता है, डिफरेंट वे से रुपए बैंक से निकालने की फैसिलिटी देता है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी नंबर 1 for cash deposited in bank, for cash deposited in bank। अगर आप बैंक में रुपए जमा कराते हैं तो एंट्री बनेगी कैश डिपॉजिट इन बैंक की। क्या होगी? बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, जैसा कि हमने पहले बताया था, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सो द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज एप्लीकेबल वाइल डीलिंग विद द बैंक। अगर हम बैंक में रुपए जमा कराएंगे तो बैंक है ना एक व्यक्ति है और बैंक रुपए का पाने वाला है। हम एंट्री बनाएंगे ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए अगर आपने बैंक में कोई खाता खोला है, पहली बार खोला है और आपने रुपए जमा कराए, तो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग अकाउंट ओपन विद बैंक। एंट्री ही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपका बैंक अकाउंट खुल गया। अब चाहे करंट अकाउंट खोला, चाहे सेविंग अकाउंट खोला, करंट अकाउंट खोला तो भी लिख देंगे बीइंग ओपन ए करंट अकाउंट विद बैंक। अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला तब भी एंट्री यही करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग सेविंग अकाउंट ओपन विद बैंक। ठीक है, तो जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलेंगे, पहली बार खोल के अकाउंट में रुपए जमा करें या बाद में जब भी जमा कराएंगे, एंट्री विल रिमेन द सेम, नरेशन चेंज हो जाएगा। हमने लिखा फॉर कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट बैंक पाने वाला हो गया, डेबिट हो गया, टू कैश टू बी कैश गया तो बैंक टू कैश एंट्री होगी। अब नरेशन से आप उसको डिस्टिंग्विश कर देंगे कि ये ट्रांजैक्शन किस बात का है। और करंट अकाउंट ओपन विद बैंक है और सेविंग अकाउंट ओपन विद बैंक है, या अगर आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है और आप उसमें फर्दर ट्रांजैक्शन कैश जमा करा रहे तो बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, तो ये नरेशन हो जाएगा पहला। अब देखिए अभी मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू मस्ट ऑल्सो राइट all the transaction that we are discussing. So you have a pen and copy and write all the transaction as and when I am writing, I am explaining. When I explain, you try to understand. When I am writing on the blackboard, you must also write in your copy, so that when you will go through the register, it will recap you. It will be very easy to understand. क्योंकि अभी हम जैसे एक वीडियो में आधा घंटे में जितनी बात बोलते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी वैसे याद हो जाए ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली, वो पॉसिबल नहीं है, आपके लिए वो संभव नहीं है। इसलिए अच्छा है कि आप अभी लिखें, फिर वीडियो जब देखेंगे तो आप वापस वेरीफाई भी कर लेंगे। तो 2 बार जब आप वीडियो देखेंगे, आप एक बार हाथ से लिखेंगे और अभी सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, so it will make you dynamic. You know, knowledge is the source of bright and power. So if you want to become powerful in life, you must be knowledgeable. You have to get the knowledge of his subject like accountancy. So be prompt and dynamic, be regular and sincere, and try to work hard.
कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप ईमानदारी से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। मेहनत करने का मतलब वही है, रोजाना आपके 4-5 घंटे पढ़ाई होनी ही चाहिए। कोई आपको कहे या नहीं कहे, कोई आपको देखे या नहीं देखे, एज ए स्टूडेंट इट इज पार्ट ऑफ योर मॉरल ड्यूटी टू वर्क हार्ड, टू गो थ्रू द बुक्स। अभी आपको लग रहा है कि अभी हमारे स्कूल नहीं खुली है, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन नॉलेज तो आपको गेन करना ही पड़ेगा। स्कूल खुलने वाली है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक साल आपका पूरा खराब नहीं करना है, नहीं तो 1 ईयर के लिए आप पूरे इंडिया में अदर स्टेट से हमारे स्टेट के बच्चे वो पीछे रह जाएंगे। तो हमें लाइफ में कभी पीछे नहीं रहना है। यू कीप कंटिन्यू व्हेन योर फादर एंड योर मदर इज वर्किंग, they are earning for you, they are providing you facility, it is part of your duty to work hard. So being a student you must be studious. तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपना जो है ईमानदारी से पढ़ाई करें, लिखाई करें, समझें। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे डिस्कस करें, पूछें। वी आर ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट विद यू, हेल्प यू, राइट। तो अभी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बैंक और बिजनेस के बीच क्या ट्रांजेक्शन होता है? पहला ट्रांजेक्शन बैंक में रुपए जमा कराने पर, बैंक में खाता खोलने पर रुपए जमा कराने पर एंट्री यही होगी। अब आप बैंक से रुपए निकालते हैं, नरेशन लिख देना, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड विद बैंक। फिर फॉर कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से रुपए निकालेंगे, बिजनेस में आएगा पैसा, तब हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, जो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से रुपए निकल गए तो बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये नरेशन हो जाएगा इसका, राइट। फिर एंट्री नंबर 3, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको बैंक से लोन लेना पड़ा, तब हम बैंक उसी व्यक्ति को लोन देता है जिसका उस बैंक में अकाउंट होता है। तो बैंक आपको जब लोन देगा तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कब करना है? जब आपका बैंक बैलेंस बढ़े, आपके बैंक में रुपए आए तब। और बैंक बैलेंस क्रेडिट कब करना है? जब आपके रुपए कम हो जाए। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अगर बैंक आपको लोन देगा तो आपके खाते में रुपए जमा होंगे, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सो यू विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर साथ में दिया तो यू कैन राइट 9% बैंक लोन, 10% बैंक लोन एटसेट्रा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंट्री किसकी होगी? फॉर द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। नरेशन हो जाएगा बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ठीक है। अब अगर बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है लोन पर, तो इंटरेस्ट ड्यू होने पर एंट्री होगी क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपका एक बैंक लोन अकाउंट है, वो आपका लायबिलिटी है, वो क्रेडिट है, और इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा लोन पे, तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेज हो गया। और एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज। तब हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक ने आपसे जितना ब्याज लिया है वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंसेज हो गया, और आपका बैंक लोन अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया, यानी कि लोन की अमाउंट है वो बढ़ गई है। जब आप इसका रीपेमेंट करेंगे, अगर मान लो आपने पूरा बैंक लोन का रीपेमेंट किया या लोन का इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट किया, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन। तो लोन लेने में एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जब आप लोन का रीपेमेंट करेंगे देयर विल बी रिवर्स एंट्री, ठीक है। तो इसका हेडिंग है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। और वो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जो ही आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी बैंक आपके खाते से रुपए कम कर देगा। एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी। पांचवी एंट्री रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन के लिए। 6th एंट्री, अगर बैंक आपको अपने अकाउंट पे इंटरेस्ट आपको देता है फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक,
फॉर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। तो बैंक आपको आपकी जमाओं पे ब्याज देता है तो सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और ब्याज आपकी इनकम हो जाएगा। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन का रूल अप्लाई होगा और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है। अब आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तब हमारी एंट्री होगी फॉर फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है ये मैंने मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। फिक्स डिपॉजिट, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो फिक्स डिपॉजिट हमारी एक एसेट्स होता है, वो अलग नाम से खाता खुलता है, बैंक हमें उसकी अलग FDR इशू करता है और हमारा एंट्री बनेगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक को ऑर्डर दिया कि मेरे खाते में से 50,000 रुपये निकाल कर 5 साल की FD बना दो तो आपके बैंक से पैसा जाएगा। अगर आपने कैश में दिया है बैंक को अलग से पैसा तो बैंक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट्स है। अब ये फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हो सकती है, 5 साल के लिए हो सकती है। अब जब वो टर्म पूरा होगा तब बैंक आपको पैसा वापस लौटाएगा और ब्याज भी देगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराई तो ये एंट्री 50,000 रुपये की है और आपने 2 साल के लिए कराई और 2 साल बाद में बैंक आपको 60,000 रुपये वापस देगा क्योंकि बैंक उसमें ना एक्यूमुलेट करके इंटरेस्ट देता है। इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टोटल इंटरेस्ट इज पेएबल on expiry of the specific term, though interest on fixed deposit is compounded on quarterly basis। यानी कि अगर आप बैंक में FD कराते हैं तो 50,000 की FD कराई, 3 साल के लिए कराई, लेकिन बैंक क्या करता है 50,000 का 3 महीने का जो ब्याज हुआ वो उसमें जोड़कर अगले 3 महीने का ब्याज देगा, फिर उसमें जो ब्याज आएगा वो जोड़कर फिर अगले 3 महीने का ब्याज देगा। इसे बोलते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग सिस्टम। हर 3 महीने का ब्याज पे ब्याज आपका ऐड होता रहेगा और वो आपको मिलेगा। तो ये क्वार्टरली कंपाउंड सिस्टम कहलाता है। और अब जब आपको जो है 3 साल 2 साल बाद में जब पैसा मिलेगा तो 8 एंट्री ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, इसे बोलते हैं स्थायी जमा खाते की परिपक्वता अवधि पर ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट FD अकाउंट भी बोलते हैं। और ऑन मैच्योरिटी आपको जो पैसा मिलेगा वो बैंक आपके खाते में जमा कर देगा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट। तो जैसे आपको बैंक अब 60,000 में दे रहा है 2 साल बाद में, आपका फिक्स डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट तो 50,000 ही था, 10,000 के जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आपको ब्याज के मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं बीइंग फिक्स डिपॉजिट मैच्योर। तो ये हमारी 8th एंट्री हो गई। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। मैं अब आपको नेक्स्ट एंट्री बताऊंगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक एंड बिजनेस। तो इसमें मैंने आपको बताया कि बैंक हमारा एजेंसी सर्विस भी करता है। बैंक हमारे बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल जमा कराने की सेवा भी आपको देता है। तो अगर हमने बैंक को कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया है तो बैंक हमारे लिए काम करेगा और वो बैंक अगर हमारे पैसे जमा कराता है तो एंट्री नंबर 9 फॉर वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिटेड बाय बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिटेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, डिपॉजिटेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, मतलब हमारे कहने पर, ऑन आवर बिहाफ। अगर बैंक हमारे एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है तो हमारी एंट्री होगी वाटर ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कोई भी एक्सपेंसेस जो एंट्री उसका नाम आ जाएगा, पोस्टल चार्जेज है, इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being expenses paid by bank on our behalf। तो ये फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक।
डिपॉजिटेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, डिपॉजिटेड या पेड बाय बैंक, वी कैन से वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक और डिपॉजिटेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। ऐसी बैंक हमारी ओर से हमारे लिए ना इंटरेस्ट और डिविडेंड वारंट का कलेक्शन भी करता है। हमारा कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है तो बैंक उसका हमारे अकाउंट में पैसे जमा भी करता है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड collected by bank on our behalf, collected by bank on our behalf, बैंक द्वारा हमारी ओर से ब्याज और लाभांश का संग्रहण। तब हमारे लिए एंट्री क्या होगी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिविडेंड अकाउंट। अगर बैंक हमें हमारी जमा पे ब्याज देता तब भी एंट्री हुई होती बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और बैंक अगर हमारी सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ में तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी। नाउ नेक्स्ट एंट्री, जैसा कि मैंने बोला बैंक जब हमें कोई सेवाएं देता है तो बैंक हमारा उसका सेवाओं का शुल्क भी लेता है। इट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज बैंक चार्जेज। तो बैंक चार्जेज हमारे लिए एक्सपेंसेज है और बैंक सीधा हमारे खाते में से पैसे कम कर देता है। तो बैंक ही पे करने वाला है हमारे बिहाफ में और बैंक ही हमसे लेने वाला भी हो गया। तो जब बैंक हमसे बैंक चार्जेज लेता है तो हमारी एंट्री हो गई है 11 और बैंक चार्जेज, और बैंक चार्जेज हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेज चूंकि हमारा एक्सपेंसेज है वी विल राइट बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग बैंक चार्ज बाय बैंक। तो ये बैंक चार्जेस की एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बाय द बैंक। अगर हम बैंक से बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं तो बैंक हमें कुछ रुपए कम देगा, क्योंकि बैंक को अब हमारे स्थान पर वेट बैंक को करना पड़ेगा बिल का अवधि का पूरा होने का, तो वो डिस्काउंट है हमारे लिए लॉस हो जाएगा हमारा। जैसे मान लीजिए 15,000 का बिल है 3 महीने का और हमने अभी बैंक से पैसा लिया, हमने वो बिल बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया, इसे बोलते हैं हिंदी में बिलों का बैंक से भुनाना। तो अगर आपने बिल को बैंक से भुनाया है, अवधि से पहले बिल का पेमेंट आपने बैंक से ले लिया, क्योंकि देनदार तो 3 महीने 4 महीने बाद ही देगा और हमको पैसे की जल्दी जरूरत है, तो हम बिल को बैंक से भुना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फॉर बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिया। तो फॉर बिल रिसीवेबल, पूरा लिख देता हूं मैं, फॉर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, हमारी एंट्री होगी ये। बैंक हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देगा, वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए दिए, मान लीजिए 15,000 की जगह बैंक ने हमको 14,500 रुपए दिया, 500 रुपीज कम दिया, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 रुपीज हो गया एंड 2 बिया हो गया, वो बैंक के पास चला गया, तो बैंक अकाउंट 2 बिया अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000, तो बीइंग बिया डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब अगर कोई चेक और बिल जो आपने किसी को दिया था, वो बिल अगर डिसऑनर हो जाए, तो जो देनदार है जिसने आपको बिल दिया था या चेक दिया था, उसका पैसा अगर बैंक को नहीं मिलता है तो फिर वो डिसऑनर हो जाएगा। डिसऑनर हो जाएगा तो वो डेटर जो था व्यक्ति वापस आपका डेटर बन जाएगा और बैंक आपके खाते से पैसे कम कर देगी। तो नेक्स्ट एंट्री लिख दो, फॉर बीआर एंड चेक डिसऑनर, जो चेक आपको मिला था और आपने बैंक में जमा कराया था और वो डिसऑनर हो गया, तो फॉर चेक एंड बीआर डिसऑनर हम लिखेंगे, हमारी बुक में क्या लिखेंगे, डेटर, DEBTOR, डेटर या ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब वो व्यक्ति जिसने बिल स्वीकार किया था, डेटर और ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा
क्योंकि बैंक ने हमारे खाते में से पैसे ले लिए हैं, तो डेटर टू बैंक हो जाएगा। ये सारे आप ट्रांजेक्शन नोट कर लीजिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कैश बुक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। नेक्स्ट, वन मोर ट्रांजेक्शन दैट यू कैन राइट। अगर आपने बैंक में रुपए जमा कराए हैं और अगर आप वो पैसे अपने हाउस होल्ड यूज के लिए निकालना है, ड्रॉइंग करते हैं, तो एंट्री हेडिंग हो जाएगा 14 एंट्री, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। 14 एंट्री, कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, आपका बिजनेस का अकाउंट है, उसमें से आपने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, निजी प्रयोग के लिए ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो हमारी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश ड्रॉन बैंक फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये आप सारे ट्रांजेक्शन नोट कर लीजिए। So total 14 transactions we have discussed, which are related to bank and businessman. तो बैंक हमें जो फैसिलिटी देता है उन सब के बारे में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, क्या हो सकती है, वो सारी एंट्रीज हमने किया है। और ये एंट्री जिनको अच्छी तरह से आएगी तभी हम जो 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे, बैंक कॉलम कैश बुक बनाएंगे, तो उसमें बैंक कॉलम भी होगा और उसमें बैंक अकाउंट जहाँ डेबिट और क्रेडिट होता है जिस एंट्री में, वो ट्रांजेक्शन फिर हमारे बैंक कॉलम में आएगा। तो I think you got all the point, all the entries are clear and all the entries are very important. In almost all entries we have debited or credited the bank account. That is why these are the part of banking transactions. So in my previous video we have discussed about the role of the bank, and in this video we have discussed about different type of transaction with the business and bank. और ये सारे ट्रांजेक्शन लॉजिकली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल you must have knowledge of the types of accounts, examples related to different types of account, and the rules related to account. So I would like to revise. There are basically two accounts, personal account and impersonal account, right? And impersonal account is further classified into two parts, real account and nominal account. पर्सनल अकाउंट में भी तीन तरह के पर्सन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, लेकिन रूल इनका एक ही है। पर्सनल अकाउंट का रूल हमारा क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्योंकि कोई व्यक्ति है ना, या तो देने वाला हो सकता है या हमसे लेने वाला हो सकता है। अब चाहे व्यक्ति पर्सन नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, सेम रूल इज एप्लीकेबल, राइट। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट्स टू कैश, गुड्स एंड एसेट्स and all items which are tangible and visible. So when you purchase it will be coming in and when you sell it will be going out. जो वस्तुएं होती हैं वो व्यापार में या तो आती है या जाती है। तो इसीलिए हमारे जो रूल बना है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग का हमारा जो रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु हम बिजनेस में आएगी उसे डेबिट करना है और जो जाएगी उसे क्रेडिट करना है। एंड द थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज
credit all income and gain, यानी कि समस्त हानियों और व्ययों को नाम करो, डेबिट करना है, और समस्त आय और लाभ को क्रेडिट करना है. So these are the three basics accounts in the related to preparation of books and accounts of the business, and these are the three rules related to these three accounts, and the three types of accounts and the three rules of accounts are the worldwide phenomena and the backbone of the double entry system of accounting. So you have to grasp, you have to understand the types of accounts with their example, and you have to understand how to apply the rule while preparing journal entries of given transactions. तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और जो बिजनेस शुरू करता है तो उसको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स डील करने पड़ते हैं, बहुत सारी पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन्स होता है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स. जितना बड़ा बिजनेस होता है उतनी कॉम्प्लिकेसी बढ़ती है. उस कॉम्प्लिकेसी को मिनिमाइज करने के लिए हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल कर लेते हैं, सब्सिडियरी बुक्स अलग अलग बनाते हैं. तो कैश बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुक इन ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. In our next video, we will discuss about the various types of cash book which are prepared in a large scale business organization and for a small scale business organization. So different type of cash book, how to prepare cash book. कैश बुक बनाना आना सबको जरूरी है, चाहे किसी ने कॉमर्स लिया हो या नहीं. In routine life, we have to keep record of our cash transaction for their own well-being, for their own knowledge, and to get rid of any kind of tension. अगर हमारे पास कैश का प्रॉपर हिसाब नहीं मिला, हम हिसाब नहीं रखते हैं, तो it will certainly create lot of tension, and we will not be able to perform our next normal routine functions. So it is better to keep proper record of all transactions. So this video is equally important for the other fellows who are non-commerce fellow, and if they will watch my next video how to prepare cash book, certainly they will be benefited and they will be able to prepare cash book of their own transaction. ठीक है? Watch the video, share this video and subscribe the video for the benefit of others, and certainly you will also be benefited. God bless you.